So, today we will talk about our next school of psychology, that is the third school named psychoanalysis. जो स्कूल था वो डेवलप किया गया बाय द सिगमंड फ्रॉइड. ये जो स्कूल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर हुआ अंडर द साइकोलॉजिकल फील्ड. सो इसलिए उन्होंने बोला कि दैट नो डिस्कशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी वुड बी कंप्लीट विदाउट दिस स्कूल. थर्ड, इसमें ये था कि उन्होंने 3 जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया. फर्स्ट इज़ द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस एज वेल एज जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं. यहाँ पे हम बात करेंगे एंडोसाइकिक कन्फ्लिक्ट. अब ये जो हमारी 3 टर्म्स हैं इसको हम आगे फर्दर मोर डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे. दिस अप्रोच ऑफ द स्कूल बेसिकली फोकसेस ऑन कि हमारे कुछ ऐसे मेंटल या फिर इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल फोर्सेस और प्रोसेसेस ना, उनके अकॉर्डिंग सबसे पहला तो ये जो हमारे फोर्सेस हैं या जो प्रोसेसेस हैं वो एक ह्यूमन का जो प्रेजेंट बिहेवियर है और उनकी फीलिंग्स, किस तरह का उनका सोचना है, किस तरह का उनका तरीका है व्यवहार करने का, सोचने का, फील करने का, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. नाउ अब उनके अकॉर्डिंग ये हमारे फोर्सेस या जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस में डेवलप हो जाते थे और फिर फर्दर हमारे जो अडल्टहुड की पर्सनैलिटी है या जो लेट चाइल्डहुड स्टेजेस हैं उसमें किस तरह का उनका पर्सनैलिटी होगा उसको कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालते थे, उन पे अपना प्रभाव डालते थे. अब जितने हमारे यहाँ पे फोर्सेस की उन्होंने बात करी, सबसे ज़्यादा उन्होंने मेन जो फोकस दिया वो था दैट इज़ द अनकॉन्शियस प्रोसेसेस. अब ये जो हमारा अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं इसके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉन्टिनम की बात करेंगे. तो इसमें हमने ये याद रखना है कि ये हमारे कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं लाइफ में जो कि एक इंडिविजुअल उसके माइंड में तो वो होते हैं पर वो इंडिविजुअल उसको कॉन्शियसली रिट्राइव नहीं कर पाता. दैट इज़ अबाउट दीज फोर्सेस द इंडिविजुअल इज़ नॉट कॉन्शियसली अवेयर, पर उसके माइंड में होते हैं और वो कहीं ना कहीं उसके जो प्रेजेंट बिहेवियर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ द थियरी ऑफ पर्सनैलिटी. अब इसके अंदर पहले हम बात करेंगे कि जो फ्रॉइड है या फिर उसकी थियरी ऑफ जो पर्सनैलिटी है उसका किस तरह का व्यू था रिगार्डिंग द ह्यूमन नेचर. तो उनका डिटर्मिनिस्टिक व्यू था. डिटर्मिनिस्टिक इसमें यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उनके अकॉर्डिंग कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो किस तरह का होने वाला है वो पहले से ही प्रिडिक्टेबल होता है. दैट इज़ द ऑर्गेनिज्म, दे हैव नो कॉन्शियस कंट्रोल ओवर इट. द बिहेवियर इज़ जनरली रूल्ड और गवर्नड बाय द साइकोलॉजिकल और द मेंटल फोर्सेस और द प्रोसेसेस. अब उन्होंने यहाँ पे बोला कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ ऐसे अर्जेस होते हैं जो कि हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के साथ लिंक्ड होता है और वो ही हमारा प्रिडिक्ट करता है कि हमारी आगे अडल्टहुड की पर्सनैलिटी एक इंडिविजुअल की किस तरह की होने वाली है. Now, under the theory of personality, we will discuss about the following key points या key concepts. सबसे पहले है that is the structure of personality, then defense mechanism, then the conscious unconscious continuum and the psychosexual stages of development. तो one by one हम इन concepts को डिटेल में स्टडी करेंगे एंड हम फिर पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि ये किस तरह से हमारे बिहेवियर है जो एक इंडिविजुअल का या इंडिविजुअल की जो आने वाली पर्सनैलिटी है वो किस तरह से उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं या उस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं. Now we will discuss about our first key concept, that is the structure of personality. Now according to the Freud's theory of personality, जो हमारा personality है it is made up of the 3 autonomous या फिर independent but still interdependent systems. कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे 3 systems हैं वो independent तो हैं but कहीं ना कहीं इनका एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा strong प्रभाव है. ये जो हमारे 3 सिस्टम्स हैं दैट इज़ द इड,
ईगो एंड द सुपर ईगो। सबसे पहला हमारे पास आएगा दैट इज़ द इड। ये हमारा सबसे मेन और ओरिजिनल सिस्टम है और उसी से ही हमारे जो टू सिस्टम्स हैं वो बने, दैट इज़ द ईगो एंड द सुपर ईगो। अब इसके अंदर हमने दो चीज़ों की बात करनी है, एक तो ब्रांचेस और दूसरा वो कौन कौन से प्रिंसिपल के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इड, ये है हमारा हिडोनिस्टिक ब्रांच का मेंबर, और जो इड ईगो है वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और सुपर ईगो इसी तरह हमारा जुडिशियल ब्रांच। अब हिडोनिस्टिक मीन्स कि जो जुड़ा हुआ था हमारे प्लेजर के साथ, ठीक है, प्लेजर कि मुझे भाई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए किसी भी हाल में। ये एग्जीक्यूटिव मतलब कि भाई मैं उस चीज़ को मैनेज करूँगा, जो रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। जुडिशियल मतलब कि हमारे लॉज, स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ जो है वो डील करेगा, वो बोलेगा कि नहीं ये गलत है या ये सही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिएक्ट करना चाहिए। अब जो इड है दिस इज़ बेसिकली गवर्नड और कंसर्न्ड विद द प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब कि वो अपनी जो टेंशन है, किसी भी तरह का जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस करना चाहेगा कि इंस्टेंट प्लेजर और ग्रेटिफिकेशन, बस मुझे वो चाहिए तो मुझे चाहिए ही। फिर हमारा ईगो, दिस इज़ बेसिकली कंसर्न विद द रियलिटी प्रिंसिपल। अब वो बोलेगा कि नहीं भाई कि मैं चीज़ों को मैनेज करना जानता हूँ, चल तेरे को दुख भी नहीं लगेगा और तेरा काम भी हो जाएगा, इस वे में अगर हम इसको आसान भाषा में ले तो। अब सुपर ईगो, दिस इज़ बेसिकली कंसर्न विद द मॉरलिस्टिक प्रिंसिपल, वही चीज़ कि हमने बोला कि कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी चीज़ें सही हैं। अब इनमें 3 मेन पर्पस हमने यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमारी ग्रेटिफिकेशन वाली इम्पल्सेस हमारे इड से आ रही हैं उसको वो रिड्यूस करना चाहेगा। फिर वो ईगो को बोलेगा नहीं कि तू अपना जो रियलिस्टिक प्रिंसिपल को छोड़ के मॉरलिस्टिक प्रिंसिपल के साथ जो है वो जुड़। दूसरा ये कि वो पर्सनैलिटी जो है एक इंडिविजुअल की उसको बोलेगा कि तुम जो है एकदम से परफेक्ट होने चाहिए, जो चीज़ गलत है मतलब तुमने वो नहीं करनी। नाउ इससे पहले कि हम एग्जाम्पल देखें इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में, हमने यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट कंसिडर करना है जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, दैट इज़ द एंडोसाइकिक कन्फ्लिक्ट। अब वो बोलते हैं कि जो बेसिकली जो हमारा इड है वो मेन रिजर्वॉयर है हमारा साइकिक एनर्जी का, ठीक है। तो ये जो साइकिक एनर्जी है वो बाकी जो सिस्टम्स है उनको वो सप्लाई कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग की जो हमारी साइकिक एनर्जी है वो तीनों पार्ट्स में अवेलेबल है। अब ये कन्फ्लिक्ट किस तरह से प्रोड्यूस होता है वो हम जानेंगे। सबसे पहले दैट इज़ द वर्ड एंडोसाइकिक मीन्स कि एंडो मीन्स विद इन, और जो साइकिक है वो हमारा लिया गया दैट इज़ द साइकी, या जिसको हम बोलते हैं हमारा माइंड, विच इज़ इन सिंपलेस्ट टर्म इट इज़ रिगार्डेड एज द कन्फ्लिक्ट विद इन द माइंड और विद इन द साइकी। अब ये क्या है कि हमारे जो तीनों सिस्टम्स होंगे वो कॉन्स्टेंटली compete करेंगे, वो बोलेंगे कि मुझे ज़्यादा वो एनर्जी मिल जाए और मैं ज़्यादा जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर डोमिनेटिंग बनना चाहता हूँ। मैं चाहता, जैसे कि इड है वो एक पर्सन को किसी और तरह से बिहेव करने के लिए जो है वो फोर्स करेगा या मोटिवेट करेगा। इसी तरह जो हमारे ईगो होगा और सुपर ईगो होगा वो अलग अलग ढंग से जो एक बिहेवियर है एक इंडिविजुअल का उसको गवर्न करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब इसी तरह क्या होगा कि जब इस तरह से हर एक जो है सिस्टम वो कहीं ना कहीं आपस में compete कर रहे हैं, तो उस वजह से जो है हमारे माइंड के अंदर जो एक कन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा, डिस्ट्रेसिंग होगा, इसलिए वो हमारी एंजाइटी प्रोड्यूस करेगा हमारे इंडिविजुअल के अंदर। अब इस एंजाइटी को कहीं ना कहीं तो उसको रिड्यूस करना ही है। अब जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हमारे कुछ ऐसे डिफेंसेस हैं या डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको वो यूज़ करेंगे। नाउ बिफोर वी डिस्कस अबाउट व्हाट द डिफेंस मैकेनिज़्म रियली आर, तो हम इड ईगो एज वेल एज सुपर ईगो को हम समझेंगे एक सिंपल एग्जाम्पल की फॉर्म में।
जिससे आपको पता लगेगा कि हमारा एंडोसाइकिक कन्फ्लिक्ट किस तरह से क्रिएट होगा। हम इसको एज अ स्टोरी की फॉर्म में समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि एक रिलेटिव आए या उसकी मदर की इन्होंने यहाँ पे बात करी है। तो उन्होंने बोला कि ये एक पैकेट है, तुम रखो, कैंडीज़ का पैकेट है, और तुम आपस में जितने भी कज़न सिस्टर्स हो वो मिल बांट के खा लेना। तो यहाँ पे उसकी जो इड है वो बोलेगी कि भाई मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती हैं कैंडीज़, तो मैं तो अपने पास ही रखूँगा, मैं अपने ब्रदर्स को बताऊँगा भी नहीं कि उन मम्मा ने मुझे कैंडीज़ दी हैं। अब वहाँ पे सुपर ईगो क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि नहीं, अगर तेरे ब्रदर्स को वो चीज़ पसंद है, वो इतनी ही ज़्यादा कैंडीज़ पसंद है, तो कोई बात नहीं, तो उनको दे दे, कि तू इतना लालची ना बन, तू सारी उनको ही दे दे। बट जो ईगो है वो बोलेगी ना तेरा ना मेरा, अब तू क्या है कि कुछ कैंडीज़ अपने पास रख ले और बाकियों में भी वो इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब यहाँ पे जो है ईगो और सुपर ईगो कहीं ना कहीं वो एक इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या होगा कि वो हर इन ऑर्गेनिज्म को अपने अपने अकॉर्डिंग जो है चलाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपस में compete कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है एज अ रिज़ल्ट हमारे अंदर किसी ना किसी तरह का जो कन्फ्लिक्ट है वो प्रोड्यूस होएगा, और एक इंडिविजुअल के अंदर जो है एंजाइटी है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उसको वो रिड्यूस करने के लिए हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे। Now we will study what the defense mechanisms really are. So these defense mechanisms are developed unconsciously when the ego feels threatened by the conflict, that is the endopsychic conflict. अब यहाँ पे एक चीज़ हमने याद रखनी, that is the unconsciously, मतलब एक इंडिविजुअल की जो कॉन्शियस अवेयरनेस है उसके अंदर वो नहीं है, वो एक इंडिविजुअल को खुद नहीं पता होता, बट स्टिल वो ऐसे टेक्टिक्स को जो है, तरीक़ों को जो है वो अपनाता है ताकि वो अपनी जो रियलिटी है उसके साथ वो डील कर सके, जो एंजाइटी प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ वो डील कर सके। और जो हमारा ईगो है वो डेंजर में है यहाँ पे, क्योंकि वो क्या है, जो इड है वो अपनी चला रहा है, सुपर ईगो अपनी चला रहा है, बट जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर फोकस कर रहा है। तो जो ईगो है उसको बचाने के लिए जो है एक इंडिविजुअल इसको यूज़ करेंगे। नाउ अंडर द स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस जो सिगमंड फ्रॉइड था उसने ऐसे कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स दिए जिसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा दैट इज़ प्रोजेक्शन। तो अंडर दिस डिफेंस मैकेनिज़्म एक पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स या थॉट्स को वो दूसरे पर्सन के ऊपर एट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन जो है वो किसी के साथ नफ़रत करता है, पर उसका जो सुपर ईगो है वो बोलेगा कि नहीं, किसी के साथ नफ़रत करना जो है बहुत ज़्यादा गलत बात होती है, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो वो अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बाय अनकॉन्शियसली बिलीविंग दैट कि मैं तो उसके साथ नफ़रत नहीं करता, रैदर वो पर्सन मेरे को हेट करता है। नाउ द सेकेंड डिफेंस मैकेनिज़्म इज़ द रिएक्शन फॉर्मेशन। इसके अंदर जो पर्सन एक्चुअली फील कर रहा होगा वो दर्शाएगा ही नहीं, मतलब कि दिस इज़ द प्रोसेस or the tactic under this the individual they try to cope up with the harmful effects of anxiety by creating the extremely opposite responses, कि वो एक्चुअली जो फील कर रहे हैं वो टोटली ऑपोजिट जो है वो दिखाएंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक जो मैन है वो अपनी वाइफ के साथ नफ़रत करता है, वो बहुत परेशान हो चुका है और वो कहता है कि मैं उसके साथ भाई डिवोर्स लेना चाहता हूँ, पर एट द सेम टाइम उसके अंदर ये भी फीलिंग है कि जो डिवोर्स है वो मॉरली गलत है, रॉन्ग है, तो इससे जो मेरी आगे सोसाइटी में जो इमेज है वो भी बहुत गलत बनेगी। तो इस तरह से वो अपनी एंजाइटी को अनकॉन्शियसली कैसे डील कर रहा है, बाय टेलिंग अदर्स, अपनी वाइफ की तारीफ़ें करके और दूसरों को बताकर कि मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। नाउ द थर्ड डिफेंस मैकेनिज़्म इज़ द फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या है कि जो फ्रॉइड है वो बोलता है कि ड्यूरिंग अवर डेवलपमेंट, ठीक है, तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स की बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती, तो जिस वजह से उनके जो लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसके अंदर वो जो बेसिक नीड्स को पूरा करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। तो
उस वजह से क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने जो आने वाली जो लाइफ होती है, जो आने वाले स्टेजेस होते हैं, वो उन्हीं बेसिक नीड्स को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बिहेवियर शो करते हैं जिसके थ्रू वो अपनी नीड्स को जो है फुलफ़िल कर सके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे तो फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के अंदर जब ऑरल स्टेज आया तो उसके अंदर जैसे कि एक इंडिविजुअल अपनी जो भूख है, जो फूड वाली नीड है, उसको किस तरह से वो पूरा करते हैं थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग बाय द मदर। अगर उसकी जो ये ऑरल ग्रेटिफिकेशन वाली नीड है वो पूरी नहीं हुई तो उस केस में क्या होता है कि फिक्सेशन हो जाती है और इंडिविजुअल जैसे कि फॉर एग्जांपल वो थंब सकिंग जो है वो करता रहेगा अनटिल द अडल्ट एज, जो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल बताया गया है, ताकि वो उसकी जो ऑरल नीड है वो पूरी हो सके। Now the next defense mechanism is the regression. Now according to the Freud, कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो इंडिविजुअल के कई बार ऐसे स्ट्रेसफुल या ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस जो हैं हो जाते हैं, उसकी लाइफ में किसी तरह के कोई बैड या फिर ट्रोमेटिक स्ट्रेसेस जो हैं आ जाते हैं, तो इंडिविजुअल जो है वो उसके साथ डील करता है बाय शोइंग सर्टन इमेच्योर या चाइल्ड लाइक बिहेवियर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेड वेटिंग ड्यूरिंग द अडल्टहुड स्टेज। Next defense mechanism is the repression. So repression basically is the attempt to cope by creating an avoidance response. जैसे कि कुछ ऐसे stressful या फिर traumatic experiences होते हैं, this is basically pushed by the individual from the कॉन्शियस टू द अनकॉन्शियस डिमेंशन ऑफ द माइंड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक यंग चाइल्ड है तो जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था तो वो उसको एक किसी डॉगी ने काटा पर वो भूल गया, वो क्या है उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक था और वो मूव किया गया फ्रॉम द कॉन्शियस डिमेंशन टू द अनकॉन्शियस डिमेंशन, जहाँ पे वो डिमेंशन जहाँ पे उसको चीज़ें उसके माइंड में तो है बट अबाउट दोज मटेरियल्स द इंडिविजुअल इज़ नॉट कॉन्शियसली अवेयर। और आगे चल के एक इंडिविजुअल जो है जब वो बड़ा हुआ तो उसके अंदर फोबिया डेवलप हो गया फॉर द डॉग्स। नाउ अंडर दिस केस हमने मेन थिंग यहाँ पे कंसिडर करनी है कि जो हमारे डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं या जो एंडोसाइकिक कन्फ्लिक्ट है तो वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती हैं, क्योंकि जो डिफेंस मैकेनिज़्म है अगर हम उसको कम समय के लिए शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को मदद कर रहे हैं फॉर द शॉर्ट टर्म स्ट्रेसेस। बट अगर उसको तुम एक ज़रिया बना लो, हर बार उसको एक्सेस में यूज़ करने की कोशिश करो तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा काउंसलर्स हैं फ्रॉइड के अकॉर्डिंग उनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमने जो ईगो है उसको हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमने पावरफुल बनाना है, ताकि वो जो एक एंजाइटी है उसके साथ वो ईजिली कोप अप कर सके। सो विद दिस हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अदर मेन की कंसेप्ट्स हैं डेट इज़ द कॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉन्टिनम और द फोर्थ वन इज़ द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So, thank you so much.